एक अजीम गेस्ट को लेकर आए हैं जिनका नाम है उमर फ़हीम। तो हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनसे बातें करेंगे और इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मौज, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दें। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले तो जी मौज का थैंक यू, एंड मोस्ट स्पेशली इनकी मदर का। वो इसलिए कि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दिए हैं। ये वाला फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा इंटरव्यू होने वाला है जो एक आई गेस 14 इयर्स किड के साथ होने वाला है, वो भी उनकी मदर की रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई एम पर्सनली फीलिंग ऑनरेबल, और आई ट्राई माय बेस्ट कि ये वाला जो सेशन है, खास तौर पे जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये एक, जैसे कहते हैं ना, मीनिंगफुल सेशन हो। सो कमिंग बैक टू माय इंट्रोडक्शन, नेम आप देख सकते हो, माय नेम इज उमर फहीम। मेरी जो ब्रांडिंग है, आई मीन, क्योंकि रेहान अल्लाह वाला साहब की मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें मुझे एक चीज ये नजर आई कि आप अपने नाम के साथ वाला या वाली कुछ भी इस तरह ब्रांड करके कुछ लगा लेते हो। तो मेरे नाम के साथ अभी आप लोग देख रहे होंगे कोई वाला वाली नहीं लगा हुआ, एमबीए लगा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से 2014 से लगा हुआ है। ठीक है, और उस टाइम पे कॉन्सेप्ट नहीं था कि यार ये ऐसे कुछ लगाना है। लोग आपको बड़ा नेगेटिव कहते थे कि यार ये क्यों लगाया, क्यों लगाया। तो अब आपको उसकी पूरी डिटेल भी बताता हूँ, अपना इंट्रोडक्शन भी देता हूँ जी। As I said, my name is Umar Fahim. By qualification, I'm an MBA marketing graduate. I did my MBA back in 2014 with a full 4.0 CGPA, scholarship, Dean Merit Award, projects, internships, blah blah blah. उसके बाद 2014 से लेके अभी तक 2024 में मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अकम्प्लिश्ड 677 इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशंस इन डिजिटल मार्केटिंग। अब दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी का नाम लें, अब दुनिया की किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहां से स्कॉलरशिप के ऊपर स्पेशलाइजेशंस की हुई हैं। अब सवाल है, इतना क्यों किया हुआ है? देखें, डिजिटल मार्केटिंग इज अ डोमेन जहां पे चीजें इवॉल्व हो रही हैं डेली बेसिस के ऊपर। आई मीन, ओवर द लास्ट 10 years things have evolved on a rapid pace. डिजिटल मार्केटिंग है, एसईओ है, कंटेंट है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के अंदर आपका हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। तो आपकी सारी की सारी चीजें जो है ना, वो बिल्कुल चेंज हो रही हैं, नए रूल्स आ रहे हैं, नए उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ कंपैटिटिव और अपने आप को बिजनेस में रखने के लिए, आई पर्सनली बिलीव कि you need to invest in yourself, and for that the best thing is कि go for a certification, go for a specialization, go for online learning, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग तो आपके फिंगर टिप्स के ऊपर है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके जो है, आई हैव अकम्प्लिश्ड 677 स्पेशलाइजेशंस। पीछे एक रीजन भी है, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम एजुकेटेड फैमिली, तो माँ पापा की तरफ से ये चीज इनहेरिट हुई। ठीक है, उसके बाद in 2015 I saw a video of an Indian guy named Sahil Khanna. So he runs a digital marketing institute in India. So in an interview he said that he invested 14 lakh 1.4 million rupees in 1000 specializations from various organizations and universities. जब मैंने उसको सुना, मैंने कहा यार, एक इंडियन ने 14 लाख रुपए खर्च किए हैं 1000 स्पेशलाइजेशंस करने में। अब यहाँ पे अब आप लोगों को एक मैं मजे की बात बताने वाला हूँ कि सोचें, इंडियन बंदा 14 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं 1000 स्पेशलाइजेशंस का। यहाँ तो कोई भी नहीं करेगा। यहाँ मेरे ख्याल से हम लोग हार्डली डिग्री के लिए नहीं प्रॉपर पैसे खर्च करते, स्पेशलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है। बट उसने एक बात कही कि यार, ये जो 14 लाख रुपए मैंने खर्च किया और ये जो मैंने स्पेशलाइजेशंस की, तो ये मेरे लिए वर्थ इट है, क्योंकि जो मैंने यहाँ से नॉलेज लिया, जो मैंने यहाँ से कॉन्सेप्ट लिए, उनको मैंने अपने बिजनेस, जो कि उसका ऑनलाइन ये स्कूल था डिजिटल मार्केटिंग का, उसके अंदर इंप्लीमेंट किया और मैंने वो 14 लाख को 1-2 साल के अंदर रिकवर कर लिया। अच्छा, मुझे बड़ी हुआ ताजुब। मैंने कहा यार, लेट्स फाइंड अ पाकिस्तानी जिसने कोई स्पेशलाइजेशंस की हैं, कोई सर्टिफिकेशंस की हैं। ऑब्वियसली आई कॉल माई सेल्फ अ पाकिस्तानी। तो मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मुझे कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं दिखा जिसने कोई स्पेशलाइजेशंस की हों या सर्टिफिकेशंस की हों, या हो सकता है उस टाइम पे किसी ने इनको शो ना किया हो या पब्लिक ना किया हो। तो मुझे एक चीज आ गई कि यार,
हमारे पड़ोसी मुल्क में यार एक बंदे ने इतने पैसे लगा दिए, इतनी स्पेशलाइजेशंस कर ली, नाम तो बना ही है ना, बेशक उसने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, तो लर्निंग भी की है, तो चलो मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो 2014 में मैंने अपनी पहली स्पेशलाइजेशन जो कि आपकी गूगल की तरफ से है, जो बच्चे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, लेट्स से वो मॉस की एज के हैं, हमारे टीनेजर्स हैं जो एंटर होना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज, उनको मैं बताता हूं कि गूगल पे एक स्पेशलाइजेशंस बनी हुई है फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की। इसके 26 चैप्टर्स हैं, 26 मॉड्यूल्स हैं। इट कवर्स एवरीथिंग फॉर अ बिगिनर हु वांट्स टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो ये मैंने तकरीबन 9 घंटे के अंदर पूरी स्पेशलाइजेशन मैंने जो है ना अपने सिस्टम पे बैठ के कंप्लीट कर ली थी। रीजन ये थी, उससे पहले मैंने 1 साल जॉब की थी यूएस कंपनी के लिए, तो मुझे वो सारी चीजें मैंने इम्प्लीमेंट कर ली थी। मैंने उसमें कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करके रिजल्ट्स लेके आ गया था, पोर्टफोलियो मैनेज कर लिया था। तो मेरे लिए अब सिर्फ टर्म्स जो है ना वो जानना नया था। जैसे कि हम बात करते हैं ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कंटेंट एसईओ, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, ये क्या होते हैं, ये क्या चीजें हैं, तो बहुत से लोगों को चीजों का नहीं पता है। हमारी जुबान में से टेक्निकल जार्गन्स कहते हैं। तो मेरे लिए ये चीजें नहीं थी कि मुझे पता नहीं था ये होता क्या है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो मैं कर चुका हुआ था। तो दैट्स व्हाई इट टुक मी 9 आवर्स टू कंप्लीट माय स्पेशलाइजेशन। और उसके बाद से फिर लेके मैं नहीं रुका। फिर जो अभी मेरी स्पेशलाइजेशन कंटेंट के अंदर है, एसईओ में है, उसके बाद से फिर मुझे जहां जहां से यूडेमी, यूट्यूब, गूगल, जो जो कोर्सेरा, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने अदारे हैं, जो भी ऑनलाइन स्पेशलाइजेशंस करवा रहे थे, वो वीडियोस देखी, वो कंटेंट पढ़ा और उसके बाद जाके उनके एग्जाम्स दिए। तो ये सारा करते करते मेरी क्वालिफिकेशन के अंदर ऐड होती गई वैल्यू। अगर मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो अभी एज एन फॉर नाउ आई हैव 16 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ के अंदर और कंटेंट के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन होगा, टीनेजर्स भी पूछेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी, उस पर भी आप लोगों ने पूछा, और भाई आप कोई 50-60 साल के तो लग नहीं रहे, तो 16 साल का आपका एक्सपीरियंस कैसे हो गया, तो थोड़ा सा बताएं। भाई माई एज इज 33, मैं 33 साल का हूँ, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है 16 साल का। अब आप लोग जो है सोचेंगे कि उमर भाई आपने क्या 8th-9th क्लास से जॉब करना शुरू कर दी थी? नहीं, आई स्टार्टेड माई कैरियर बैक इन 2010। ठीक है, 2010 में कैरियर शुरू किया, इंटर्नशिप से शुरू किया, कुछ गवर्नमेंट जॉब्स आ गई, उसके बाद फिर आके प्राइवेट सेक्टर में चला गया। देखें, एक बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ, अगर मैं किसी एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे वहां से जो वर्क एक्सपीरियंस मिलता है या वर्क एक्सपीरियंस लेटर मिलता है वो 1 साल का मिलता है। तो 1 साल में मैंने एक कंपनी के लिए काम किया तो मुझे बस 1 साल का तजर्बा आ गया। अब उसी 1 साल के अंदर अगर मैं 4 कंपनीज के लिए काम करता हूँ, 4 डिफरेंट कंपनीज के लिए 4 डिफरेंट रूल्स पे काम करता हूँ, डिफरेंट सैलरी पैकेजेस पे काम करता हूँ, तो उन 4 कंपनियों से मुझे 4 वर्क एक्सपीरियंस के लेटर मिलेंगे। तो 1 साल के अंदर फिर मेरा एक्सपीरियंस जो है वो 4 साल का बन जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल बहुत देखी है, बिकॉज माय फादर सेड दैट ऑलवेज बी अ सेल्फ मेड पर्सन। माय फादर इज एन एमबीबीएस डॉक्टर, ही इज अ सेल्फ मेड डॉक्टर। ठीक है, माय मदर इन्वेस्टेड हर लाइफ, इन्वेस्टेड हर, वो कहते हैं ना, अपना खून पसीना जवानी हम में इन्वेस्ट कर दी कि यार मैं बच्चों को ना कामयाब कर दूं। ठीक है, मैं इनको, इनकी जैसे कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड बनूं, इनको वो पैथ दिखाऊं, इनको डायरेक्शन दूं। चलना हमने खुद था उस डायरेक्शन के ऊपर, चीजें हमने खुद अकम्प्लिश करनी है, लेकिन मदर जो है वो हमारे साथ कह लो कि हमारा, हमारे लिए हमारी बैकबोन है। उन्होंने हमें इतना, हम हर चीज उनसे डिस्कस करते हैं। आई रिमेम्बर मुझे बीबीए करना था। बाय द वे, अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे यूथ के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को और चीज बताता हूँ जो नॉर्मली मैंने देखा है कि इंटरव्यूज में नहीं डिस्कस किया था। टॉकिंग अबाउट माय मैट्रिकुलेशन, मैंने जी मैट्रिकुलेशन की हुई है साइंसेस के साथ। ठीक है, आर्मी की स्कूलिंग मेरी है। ठीक है, उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है, A+ मेरा ग्रेड है। ठीक है, 90% मेरे मार्क्स हैं। तो मैंने जो अपनी मैट्रिकुलेशन की है वो मैंने 90% मार्क्स के साथ की हुई है। अब बिकॉज माई फादर वॉज अ डॉक्टर, इज अ डॉक्टर, सो ही वॉन्टेड टू मी बी अ डॉक्टर। तो मैंने आगे FSC प्री मेडिकल की है फर्स्ट डिवीजन के साथ, और मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी हो रहा था। बट बिफोर दैट I switched to this BBA domain. My मामू
He served as senior executive vice president at National Bank. So one day I went to his office, and obviously my entire paradigm changed. I said, okay, I don't want to be a doctor. I want to go into this line. तो मामू की qualification है MSc Statistics and Economics. So at that time, I got admission in GC College, even LSE, even LUMS for this BSc Banking and Finance, but it was a very dry domain for me. तो मैं कहा नहीं ये नहीं करना. और 2008 की बात है कि उस टाइम पे जी आपके पास जो है ना बीकॉम बहुत ज्यादा जो है ना कॉमन था, हर बंदा बीकॉम कर रहा था. तो मैंने कहा यार ये भी नहीं करना. तो देन आई फाउंड दिस BBA ऑनर्स डिग्री. इसमें खूबसूरती ये थी कि इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस. इसमें मार्केटिंग है, इसमें फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, इस्लामियात है, पाकिस्तान स्टडीज भी इवन थी. तो मैंने ये वाली डोमेन चूज की. आई गॉट 65% स्कॉलरशिप. उसके बाद मेरा जब रिजल्ट आया तो फिर मुझे था यार मैंने अब MBA करना है मार्केटिंग के अंदर, तो मुझे विद द फुल 4.0 GPA करना है, उससे नीचे नहीं करना. तो फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया, मुझे वहां पे 100% स्कॉलरशिप मिली. उसके बाद जो है ना मैं यकीन जाने रुका नहीं, क्योंकि मुझे दिमाग में बस एक था कि आई हैव टू स्कोर अ फुल ग्रेड. स्कॉलरशिप मिल चुकी थी. उसके बाद फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह जब डिग्री ग्रेजुएट हुआ MBA से, तो विद अ फुल 4.0 GPA ग्रेजुएट हुआ. और ड्यूरिंग MBA आई डिड 5 इंटर्नशिप्स, जिसमें से 2 गवर्नमेंट की थी, 3 आपकी प्राइवेट थी. वो मुझे इसलिए था कि मुझे पता था कि यार मुझे ना जो मैंने सीखा है मुझे उस चीज को इम्प्लीमेंट भी करना है. तो ये सब करते करते जो है जब हम ग्रेजुएट होके निकले, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी गर्दन में ना ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊं इतना सरिया था. सरिया इन सेंस कि यार पूरा GPA है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इंटर्नशिप्स भी कर ली हैं, गवर्नमेंट भी कर ली हैं, प्राइवेट भी कर ली हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स मैंने किए, मुझे सब कुछ आता है. तो अब मुझे जो है ना सैलरी कम से कम 1 लाख रुपया मिलेगी. 2014 की बात कर रहा हूँ और आप लोगों से ये रियलिटी शेयर कर रहा हूँ. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि मुझे जो पहली जॉब मिली दैट वाज 25,000 सैलरी. 25,000 रुपया सैलरी थी. ठीक है, मैं सोच रहा था 1 लाख के करीब सैलरी मिलेगी. ठीक है, लेकिन मिली 25,000. अब यहाँ पे बहुत से लोग ना डिसहार्ट हो जाते हैं, यार इतना पढ़ा है, इतना ज्यादा पढ़ाई की यार, अच्छा रिजल्ट आया, लेकिन एक्चुअल में सैलरी क्या मिली? 25,000. ठीक है, लोग कहते हैं ना यार 25,000 में तो कुछ भी नहीं होता. 2014 में 25,000 की वैल्यू नहीं थी इतनी. आज तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन तब ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन थी. खैर, तो अब देखिए वहां पे 25,000 सैलरी पे मैं चला गया. और ये भी बड़ा एक्साइटिंग यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ था कि मेरी स्टाइलो में जॉब हो गई थी. मैंने UMT के पोर्टल के थ्रू मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, सॉरी पहले टेस्ट क्लियर किया, 2 इंटरव्यूज क्लियर किए, और 30,000 पे मेरी टेरिटरी इंचार्ज पे जॉब हो रही थी स्टाइलो में. लेकिन मैंने उस जॉब को छोड़ के ये 25,000 रुपए वाली जॉब पे क्यों गया? 5,000 रुपया कम पे क्यों गया? अगर मैं स्टाइलो की जॉब में जाता तो आई वुड बी गोइंग इनटू अ रिटेल एंड सेल्स नीश के अंदर. और मैंने MBA मार्केटिंग किया है. उस वक्त सारे सोचते थे अच्छा MBA मार्केटिंग किया, ही इज अ सेल्समैन, ये तो भाई सेल्स करनी, क्योंकि मार्केटिंग को आपको पता है आज से 10 साल पहले कहा जाता था यार सेल्स का बंदा है ना यार, इसने तो चीजें बेचनी है, सेल्समैन कहा जाता था. और मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट है जी कि भाई अगर मुझे कोई सेल्स का कोई रोल मिलता है तो मेरा मानना है कि भाई मुझे ऐसे हाथ नहीं फैलाना किसी के पास, आओ यार ये प्रोडक्ट ले लो यार, आओ यार ये कोई एड रन करके मैं प्रोडक्ट बेचूं. नहीं, मेरा हमेशा मानना है कि उस प्रोडक्ट की वैल्यू अपने लोगों के दिमाग तक पहुंचानी है. आपने लोगों को बताना है कि यार ये प्रोडक्ट है $10 का, ठीक है, लेकिन आउट ऑफ दिस $10 यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू प्रपोजिशन, आउट ऑफ दिस $10 यू विल गेटिंग अ वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट टू $1,000. $10 की प्रोडक्ट की वैल्यू आपने कस्टमर को बतानी है कि $1,000 के करीब है. तो फिर वो आपका प्रोडक्ट जो है ना वो अपनी वैल्यू प्रपोजिशन की वजह से बिकेगा, आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा. तो इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक पुल, कि आपके प्रोडक्ट के फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हो कि वो क्लाइंट को खुद ही, जिसे कहते हैं ना मैग्नेटिकली, जिसे कहते हैं ना यहाँ पे आपके पास लेके आप प्रोडक्ट को लो. तो मुझे डिसाइड मैंने कर लिया था. MBA में मैंने डिसाइड किया था कि भाई मुझे जो है ना ऐसा कैरियर लेना है जहां पे आई विल बी सिटिंग विद द CEOs, आई विल बी सिटिंग विद द डायरेक्टर्स, आई विल बी सिटिंग विद द डिसीजन मेकर्स, जहां पे मैं उन्हें स्ट्रेटजीज बताऊंगा और मैंने बताऊंगा कि इसको ऐसे एग्जीक्यूट करें, ये करें, ये करें. MBA में डिसाइड कर लिया था. जब जॉब सिलेक्शन की बात आई तो 30,000 वाली नौकरी नहीं की, 25,000 वाली नौकरी पे गया. रीजन ये था कि वो एक US की कंपनी थी और मुझे पता था मैं वहां पे जाऊंगा, मेरा अमेरिकन के साथ जिसे कहते हैं इंट्रैक्शन होगा. जब मेरा उनसे इंट्रैक्शन होगा और वो चूंकि एफिलिएट मार्केटिंग डोमेन थी, मुझे वहां पे सीखने को मिलेगा. एक बात कोई आपको नहीं सिखाता, ये एक बात सोच लीजिएगा जी कि अगर आप
मेरी यूथ ये समझ रही है कि जी के हम किसी कंपनी में जाते हैं, इवन इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कोई हमारा मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, उँगली पकड़ के हमें सिखाएगा नहीं जी। कोई ऐसा नहीं सिखाता है। आपने खुद सीखना है। मेरी पहली जॉब थी, आई वाज़ हायर्ड सोशल मीडिया मार्केटर। मैंने वहाँ पे इंटरेस्ट मुझे खुद था, मुझे पता था 6 डिफरेंट रीजन्स से 6 डिफरेंट फेसबुक के पेजेस, ट्विटर के पेजेस मैं सारे हैंडल कर रहा था। तो मैंने शौक अपना इंटरेस्ट शो किया कि मैं कंटेंट में भी चला गया। जॉब सोशल मीडिया की थी, लेकिन मैं कंटेंट राइटिंग में भी चला गया, मैं ब्लॉग्स पब्लिशिंग में भी चला गया और 3 महीने बाद मुझे एज़ अ ब्लॉग मैनेजर कन्फर्म किया गया। वहाँ से फिर जाके मैंने कुछ वेबसाइट से पढ़ना शुरू किया कि एसईओ क्या होता है, रैंक कैसे करते हैं। मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दी। 6 डिफरेंट कंट्रीज़ की वेबसाइट्स हैं, वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैं, सारी चीज़ें समझी, पढ़ता गया, इम्प्लीमेंट करता गया। महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रिजल्ट्स आते गए, उनको वर्ड की फाइल पे मेंटेन करता गया, अपना पोर्टफोलियो बनाता गया और करते-करते वहाँ से फिर प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट ऑफर होगी 9 माह के अंदर-अंदर, फिर एक बड़ी पोस्ट ऑफर होगी, फिर करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में काम किया। इंटरनेशनल कुछ प्रोजेक्ट्स आ गए, वहाँ पे काम कर लिया। फिर एक स्टूडेंट ने कहा सर फ्रीलांसिंग क्या होती है? फाइवर पे अ मेरे सारे जो भी आप कह लो कि आई नेवर कॉल माय सेल्फ अ ट्रेनर, आई एम नॉट अ ट्रेनर, आई एम अ डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट। तो जितने भी लोग हैं वो ये कहते हैं जी कि इट्स अ मिथ कि फाइवर पे आपको जी बड़े क्लाइंट नहीं मिलते हैं, आपको तो $15-20 से ज़्यादा बड़ा क्लाइंट नहीं मिलता। वो भी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने टेस्टिंग की एंड आई क्रैक्ड $1000+ ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम फाइवर। वो क्लाइंट्स मेरे साथ जुड़ गए, मुझे उन्हें व्हाट्सएप पे किस तरह उनसे बात करनी थी, उनसे कम्युनिकेट कैसे करना था, मुझे फेसबुक से कैसे क्लाइंट लाने थे, लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट लाने थे। तो ये सारी चीज़ें करते-करते मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया, 16 साल का एक्सपीरियंस हो गया, साथ में मैं पढ़ता गया चीज़ें, पढ़ाई के साथ जो है जब आप एक अच्छे मार्क्स भी ले लेते हो, तो फिर आपको एक पीस ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, एक पीस ऑफ पेपर मिलता है जो आपको सर्टिफाई करता है कि भाई इस बंदे ने एक्चुअल में जो पढ़ा है, वो वाक़ई देखें, अगर आपने मैंने एमबीए किया, ठीक है जी। तो अगर मैंने अच्छे मार्क्स के साथ किया तो मुझे उसकी एक डिग्री मिल गई। तो मेरे पास दुनिया को दिखाने के लिए एक प्रूफ है जी भाई आई एम एन एमबीए मार्केटिंग ग्रेड, ठीक है? दैट इज़ द रीज़न आई राइट इट विद माय नेम, ठीक है? तो जब आप अगर कुछ भी पढ़ते हैं ऑनलाइन, मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है, आप कुछ भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, मैं पढ़ाई की बात करूँ, ये मैं देखने-दुखने की बात नहीं कर रहा। टिकटॉक, फे मेरे पास भी सेल फ़ोन में ना टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है। कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी। मैं उसको एक बात बता रहा था कि इट इज़ वेरी ईज़ी टू अर्न डॉलर्स ऑनलाइन। आज बहुत आसान है आप जैसे बच्चों के लिए ऑनलाइन पीकेआर नहीं, ऑनलाइन डॉलर्स कमाना, ठीक है? और उसका तरीका क्या है? फेसबुक इज़ देयर, फेसबुक मोनेटाइज़ेशन मौजूद है, ठीक है? उसके बाद जो है आपका टिकटॉक इज़ देयर, टिकटॉक पे भी आपकी मोनेटाइज़ेशन हो जाती है। यूट्यूब द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म इज़ देयर, यहाँ पे भी आपकी मोनेटाइज़ेशन होती है। अपना थोड़ा-सा अगर आप इंस्टाग्राम को थोड़ा-सा सीरियस लो, सही तरीके से अपनी एक क्रेडिबिलिटी बनाओ, तो वहाँ से भी आपकी स्पॉन्सर्स पोस्ट बन जाती हैं आपकी, ठीक है? वेबसाइट्स के ऊपर आप मोनेटाइज़ेशन कर सकते हो, ठीक है? इवन व्हाट्सऐप को भी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आप क्लाइंट वहाँ से भी जनरेट कर सकते हो। ये सारे वो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनको अनफॉर्च्यूनेटली हमारी यूथ जो है ना सिर्फ़ टाइम पास के लिए रील्स के लिए या इन चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करती है। लेकिन मेरा 10 साल पहले भी यही कहना था, आज भी यही कहना है कि दीज़ आर योर डिजिटल प्लॉट्स, दीज़ आर योर डिजिटल एसेट्स। वो होता है ना, एक हमने प्लॉट लिया, 10 साल पहले प्लॉट लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल देता हूँ, 1 लाख रुपए का प्लॉट था। आज 10 साल के बाद उसकी प्राइस डबल हो गई है, वो 1 करोड़ या 10 करोड़ का हो गया। तो वो आपको पैसे देके चला गया ना, वो आपकी लैंड, फिज़िकल लैंड आपको पैसा देके चलेगी, फिज़िकल एसेट। ये आपके जो है ना वर्चुअल एसेट्स हैं। 10 साल पहले फेसबुक मोनेटाइज़ नहीं होता था, किसी को भी नहीं पता था। लेकिन सोचिए 10 साल से जो बंदा फेसबुक के ऊपर अपनी कह लो कि सर्विसेज़ या अपनी क्रेडिबिलिटी की पोस्ट करता रहा है, बताता है लोगों को यार ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, यानी कि इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन जो देता आ रहा है, उसकी 10 साल में क्रेडिबिलिटी बन गई होगी, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ के पीछे मत भागा करें कि यार उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी है, नहीं। अगर किसी के फॉलोअर्स कम भी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी बनती है कि वो जो पोस्ट करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको देता है, वो आपको रिटन कंटेंट में दे सकता है, आपको वीडियोज़ की फॉर्म में दे सकता है, आपको इमेजेस की फॉर्म में दे सकता है। ये जो आपको कंटेंट वो देता है ना, राइट इन्फॉर्मेशन, इससे उस बंदे की क्रेडिबिलिटी बनती है, ठीक है? तो एक्चुअल में आज के ज़माने में, आज की डेट में जिस बंदे के पास इस दिमाग में भाई नॉलेज है,
उसके बाद वो आगे उसको इन्फॉर्मेशन को किस तरह प्रेजेंट कर रहा है, राइटफुली प्रेजेंट कर रहा है, जिससे किसी को फायदा हो रहा है, वो बंदा कामयाब है। तो 16 साल का एक्सपीरियंस है, 675 स्पेशलाइजेशंस हैं, दुनिया की 8% कंट्रीज के लिए मैं रिमोटली काम कर चुका हूँ। खान साहब की गवर्नमेंट में 2022 में मुझे अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिल चुका है चौधरी सरवर साहब की तरफ से, बिकॉज मेरे पास उस वक्त 600 प्लस स्पेशलाइजेशन थी। एट दैट टाइम आई वाज द ओनली वन पाकिस्तानी जिसके पास इतनी स्पेशलाइजेशन है। 4 रिसर्च पेपर्स मेरे यूएस जर्नल में पब्लिश हो चुके हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अभी फिल वक्त जो है मैं आई एम वर्किंग फॉर यूएस कंपनीज एज अ कंसल्टेंट, एज अ डायरेक्टर, और साथ में जो है इफ एनीवन कॉन्टैक्ट्स मी तो मैं उसको हेल्प आउट करता हूँ जो मेरे पास लिमिटेड नॉलेज है उसके थ्रू। ओके, तो अब आप बताएंगे कि आपकी हेडलाइन में एसईओ डायरेक्टर लिखा हुआ है, तो आप एसईओ क्या होती है और इसमें किस तरह यानी काम? अच्छा, ये मेरा डेजिग्नेशन है जी, एसईओ डायरेक्टर, वर्किंग फॉर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसईओ डायरेक्टर। देखिए, जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो, तो आज की दुनिया में सबसे बड़ा जो कह लो कि सर्च इंजन है, या अगर मैं आसान ज़ुबान में कहूँ जो वेबसाइट है, ठीक है? जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो है गूगल, ठीक है? तो आपने कुछ भी सर्च करना है, आप जाते हो गूगल के ऊपर। जब आप गूगल पे जाके कुछ सर्च करते हो, तो पहले पेज पे आपके सामने 10 लिस्टिंग्स, 10 वेबसाइट्स आती हैं, विदाउट एड्स, जो स्पॉन्सर्ड एड्स नहीं होती। जो आपकी 10 वेबसाइट्स आती है ना, जो सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आते हैं ना, आप एसईआरपीज़ कहते हो, वो आपकी 10 वेबसाइट किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू वहां तक उस पेज पे आई होती है, पहले पेज के ऊपर। किसी भी वेबसाइट को गूगल पे रैंक जब हम करते हैं ना, उस प्रोसीजर को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक तरीका होता है जी कि आपने एड लगा दी, जब तक आप पैसे बेयर कर रहे हो आपकी वेबसाइट वहां पे रहेगी, ठीक है, इश्तेहार लगा रहेगा। एक तरीका है जी, आपने नेचुरल तरीके से कंटेंट ऑप्टिमाइज किया, आपने उस पे ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ की, पूरा ऐसे का प्रोसेस लगाया, तो वो आपकी वेबसाइट वहां पे रैंक होगी। अब कोई बंदा वहां पे कोई सर्च करता है कोई प्रोडक्ट, और आपकी वेबसाइट के अंदर वो प्रोडक्ट मौजूद है, वो सर्विस है, प्रोडक्ट है, और आपने उसको प्रॉपर ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो वो वाली वेबसाइट जो आपका प्रोडक्ट का लिंक है, ब्लॉग है, या जो भी है वो सर्विस, वो आपकी वहां पे यूजर को आ जाएगी। गूगल का काम है कि आपने कुछ सर्च किया तो उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको दिखा दे। अब ये जो वेबसाइट आप तक आनी है, जिस प्रोसेस के थ्रू आनी है, रैंक होगी, उसे हम कहते हैं एसईओ। तो मेरा एक्सपीरियंस एसईओ में ही है हमेशा से। और इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप अभी गूगल पर जाके लिखो सर्टिफाइड डिजिटल स्ट्रेटेजिस्ट इन पाकिस्तान, आप गूगल पे ये लिखिए, तो आपको गूगल के ही पहले सफे पे जो पहले 10 रैंक्स मिलते हैं, जो आपको वेबसाइट्स मिलती हैं ऑर्गेनिकली, वो सारी की सारी मेरी हैं। मेरा फेसबुक, मेरा यूट्यूब, मेरी फ्री वेबसाइट, मेरा इंस्टाग्राम, मेरी जिन कंपनीज के लिए काम करता हूँ, वो सब वहां पे रैंक होती है। और इसी बेसिस के ऊपर मैंने जो है ना 2 माह पहले जो है ना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबमिशन किया है कि आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इस तरह प्रॉपर ऑप्टिमाइज करके आया हुआ है। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं एसईओ। इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। यूएस में आपको इसकी अच्छी खासी जॉब्स मिलती हैं विद सैलरी इन डॉलर्स, और आप यहीं से बैठ के, पाकिस्तान में ही बैठ के भाई, आप जो है इन जॉब्स को, जैसे कहते हैं, इनके लिए अप्लाई भी कर सकते हो, और यहीं से बैठ के आप काम भी कर सकते हो, और आपकी सैलरी जो है वो आपकी डॉलर्स में आएगी। बाहर से आपके यहाँ पे आपको सैलरी डॉलर्स में मिलेगी, जो कि पाकिस्तानी पीकेआर से बहुत ज्यादा होती है। ओके, तो यानी एसईओ सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करके उसमें अपनी वेबसाइट्स को टॉप पे लाना, ये होता है एसईओ। जी। और तो इतने ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, तो इतने ज़्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो लोग करते हैं, वो हर वक्त ही करते रहते हैं कि उनकी वेबसाइट टॉप पे आए, या फिर टाइम टू टाइम करते हैं? देखो, अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर हम कोई भी एक बंदा जो है वो किसी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज कर रहा है, ठीक है, उसमें बेशुमार बेशुमार कह लो कि सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं। पाकिस्तान में नॉर्मली, ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है जो एसईओ की डोमेन में जाना चाहता है, तो मैं उसको एक गलत ट्रैक पे जाने से पहले ही मैं इंडिकेट करूँ कि इस ट्रैक पे मत जाइएगा, क्योंकि बिकॉज आई हैव सीन इन लास्ट 15 ईयर्स के बच्चे इसी ट्रैक पे जाते हैं। अगर कोई बच्चा एसईओ सीखना चाहता है, लेट्स से वो किसी इंटर्नशिप के लिए जाता है या किसी जॉब के लिए जाता है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो भी आपके सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जो भी कंपनीज हैं, या जो भी अपने आप को एसईओ स्पेशलिस्ट कहते हैं, वो उस बच्चे को ऑफ पेज एसईओ में लेके जाते हैं,
ठीक है। एसईओ जी एक आपका टेक्निकल एसईओ है, एक आपका ऑन पेज एसईओ है, एक आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज यानी कि अगर आप पेज के ऊपर हो तो उसे हम कहते हैं ऑन पेज, यानी कि वेबसाइट के ऊपर जो काम कर रहे हो वो आपका ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट से हट गए, वेबसाइट से चले गए, किसी और साइट पर चले गए तो ऑफ पेज हो गए, ठीक है, पेज से हट गए। तो ऑफ पेज पे हमारे जितने भी एसईओ के बंदे हैं उनको ये सिखाया जाता है जी बैकलिंक्स पे काम कर लें, गेस्ट पोस्टिंग पे काम कर लें, सोशल बुकमार्किंग पे काम कर लें, ठीक है। एक एक वेबसाइट है उस पे जाके आर्टिकल पब्लिश कर दें, वो आपसे $5 लेगी, $10 लेगी, या हो सकता है आपसे फ्री में आपको पब्लिश कर दे। आपने वहाँ पे आर्टिकल लिखवा के वहाँ पे पब्लिश कर दिया और उसके बाद जो है जी अल्लाह ना करे जी वो वेबसाइट अगर बंद होगी तो आपने वो जो $5 $10 लिए वो भी आपके ज़ाया हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी मिथ, आप लोगों को लगता है जी कि आपका वो ब्लॉग रैंक हो गया, जबकि एक्चुअल में वो आपका ब्लॉग रैंक नहीं होता, वो जिस वेबसाइट पे आपने ब्लॉग पब्लिश करवाया है, उसकी वेबसाइट रैंक होती है। और वहां से आपको रेफरल ट्रैफिक आती है, जिसका मतलब है कि रेफरल ट्रैफिक इज नॉट ऑर्गेनिक ट्रैफिक। एसईओ के लिए ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। गूगल के मुताबिक 6 महीने लगते हैं एक वेबसाइट को रैंक होके फर्स्ट पेज पे आने में। लेकिन अगेन इट वेरीज, मेरे मुताबिक 1 माह से 3 माह लगते हैं एक वेबसाइट को, अगर आपने प्रॉपर तरीके से एसईओ किया है तो उसे रैंक करने में। रोज़ाना नहीं करना होता, पहले तो आपकी उसमें आर-एन-डी होती है, आप रिसर्च करते हो, आप उसमें कीवर्ड्स निकालते हो, फिर आप कंटेंट बिल्ड करते हो, ठीक है? तो फिर जाके उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हो, टेक्निकल एसईओ की सपोर्ट लेते हो, ऑन पेज एसईओ की सपोर्ट लेते हो, सोशल मीडिया की सपोर्ट लेते हो, फिर वो जाके आपको, यानी कि कह लो कि 6 माह तक आपको कंसिस्टेंटली जो है ना वो आपको उन स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को। फिर जाके आहिस्ता-आहिस्ता आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होते हैं और नथिंग हैपेंस इमीडिएटली। आई मीन इन एसईओ पेशेंस इज मस्ट। सब्र है तो रिजल्ट्स आएंगे, अगर सब्र नहीं है तो फिर आपको रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ओके, तो अब हम थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो जी जी अब मैं चाहूँगा, अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको कोई ऑप्शन दी जाए, यानी आपको कोई ऑप्शन दी जाए कि आप हिस्ट्री के अपनी लाइफ टाइम में किसी भी पीरियड में वापस चल जाएं, तो आप कौन से पीरियड में जाएंगे? यार मुझे सबसे ज्यादा जो, वैसे मैं अगर अभी इस वक्त इस पीरियड की बात करूं तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा पीरियड है इन टर्म्स ऑफ, मतलब हम लोग किसी पीरियड को अच्छा इस तरह करते हैं ना कि जिस पीरियड में आपके पास सबसे ज्यादा पैसे आ रहे हो, ठीक है, और पैसे भी अगर आपको डॉलर्स में आ रहे हो ना, तो फिर आप कहते हो यार कि ये पीरियड मेरा सबसे अच्छा है। हम इस तरह एसोसिएट करते हैं कि जब पैसे बहुत ज्यादा आ रहे हो, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, आप ठीक ठाक हो गए हो, और फिर अगर आपको पैसे डॉलर्स में आ रहे हो और वो भी आपने घर बैठ के काम करना, मतलब आपको कहीं किसी ऑफिस नहीं जाना, आपको बाहर धूप में नहीं निकलना, आराम से घर बैठ के रिमोटली आप काम कर रहे हो, तो वो जो है पीरियड इंसान कहता है यार ये मेरा सबसे अच्छा पीरियड है। लेकिन मैं कहूंगा कि इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, मेरे लिए जो मेरा एमबीए का पीरियड था ना 2012 से लेके 2014 का, वो मैं कहूंगा कि मेरे लिए ना बहुत ही एक प्यारा पीरियड था। उसकी रीजन ये थी कि मेरे 11 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने उन 11 सब्जेक्ट्स के ना फाइनल टर्म्स और मिड टर्म एग्जाम्स नहीं दिए थे। मैंने हर टीचर को रिक्वेस्ट की कि सर मैंने जो भी सीखा है ना, तो गिव मी अ चांस, मैं फोकस ग्रुप करूंगा, डिफरेंट कंपनीज में जाऊंगा, उन कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करूंगा एंड कम अप विद प्रोजेक्ट प्लान्स, बिजनेस प्लान्स और प्रेजेंटेशंस आके दूंगा। तो मुझे बड़ा शौक था यूनिवर्सिटी में ना प्रेजेंटेशंस आके देने का। तो उससे फायदा ये होता है, एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है, अब आप 150-200 बंदे के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हो डाइस पे खड़े होके, ठीक है, फुल इंग्लिश लैंग्वेज पे दे रहे हो, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ठीक है जी। तो दूसरा, मैं बड़ा ना इंट्रोवर्ट किस्म का बंदा था, मतलब आज तो मैं आपके सामने इतना बोल रहा हूँ, मेरी यूट्यूब पे 3000 वीडियोस हैं, मेरी पता नहीं कितनी पिक्चर्स हैं, क्या है, किसी टॉपिक पे मैं बात कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं था। अब मेरे ख्याल से मौज भी जो बोल रहे हैं ना, मेरे ख्याल से मैं इतना भी नहीं बोल पाता था। आई वॉज अ वेरी शाय पर्सन, ठीक है, मैं इवन पिक्चर भी नहीं खिंचवाता था, ठीक है। लेकिन माय फादर डिड सम वेरी गुड थिंग्स फॉर मी। उन्होंने मुझे जीसी यूनिवर्सिटी भेजा, मैंने वहां से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया, मुझे उसने इतना हेल्प आउट किया, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स किए, प्रेजेंटेशंस किए, तो मुझे ना प्रोजेक्ट्स करने का, प्रेजेंटेशंस करने का, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का ना बड़ा मजा आता है। तो आई वुड से कि मेरे लिए ना पैसे से ज्यादा मेरे लिए ना जो मेरा लर्निंग फेज है ना, वो 2012 से 2014 का जो मैंने एमबीए किया था ना अपनी यूनिवर्सिटी से,
वो मेरे लिए वो मेरा पीरियड सबसे ही एक प्यारा पीरियड था। ओके, तो अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको कुछ सुपर पावर ऑफर कौन सी चूज करेंगे? और अच्छा यार, I would love to be an Iron Man, Tony Stark. सॉरी, जोक से पार्ट। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, every person, every kid, every human being is blessed with a superpower। ये मैं आपको एक्चुअल में बात कह रहा हूँ कि हम लोग देखते हैं ना, जैसे कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ये एक सुपर पावर है, ठीक है। देखिए, वो फिजिकली सुपर पावर उनके पास जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों को सच्ची बता रहा हूँ, हर बच्चे के पास एक सुपर पावर है। वो सुपर पावर पता है कहाँ पे है? वो सुपर पावर ये है, आपके दिमाग में। इट्स इन योर हेड। भाई, अल्लाह ताला ने हर बच्चे को यूनिक बनाया है, स्पेशल बनाया है। आपने अपने आप को डिस्कवर करना है। मैंने एक इंडियन मूवी देखी थी, उसमें ना एक डायलॉग था, उसको मैं आसान जुबान में बताया था। उसमें वो हीरो कहता है यार कि अल्लाह ताला ने ना हर इंसान को ना दिमाग दिया हुआ है, अगर आप दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करो तो अपनी जिंदगी के साथ कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लोगे। मतलब आज पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास पढ़ाई है तो। एक मैं यहाँ पे ना एक मैं चीज रिलेट करूं, अगर आप काबिल हो, काबिल इन सेंस अगर आप पढ़े हुए हो, अगर आपको पता है उस नॉलेज का, खाली डिग्री लेने ना बड़ी बात नहीं है। डिग्री से जो वैल्यू आपको मिली है, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली, जो नॉलेज आपको मिला आपके दिमाग में, अगर वो है और उसको आगे प्रेजेंट कर सकते हो, तो फिर पैसा कमाना आज की डेट में मुश्किल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ना हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमने लाइफ में करना क्या है। मैं अभी एक 8th एंड 9th के बच्चों को सेशन दे रहा था स्कूल में, तो मैं उनके लिए ऑप्शंस क्या थी, डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए। तो मेरी कोशिश थी मैं उनके लिए ना जितनी मैक्सिमम ऑप्शंस है ना, बायो की फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, मैंने सारी की सारी ऑप्शंस ड्रिल करके उनके सामने रख दी। उन्हें मैंने एक बिल्कुल नई यूनिवर्स दिखा दी कि भाई अब आप सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते। कंप्यूटर साइंस से कल को कोई पूछता तक नहीं था, जिसका कोई मेरिट नहीं था। आज आप देखें जाके कंप्यूटर साइंस को, उसमें कितनी चीजें आ चुकी हैं और उससे कितना फायदा हो रहा है, आपकी लाइफ कितनी आसानी से, जैसे कह रहे हैं ना, चेंज हो गई है। तो सुपर पावर हम सबके पास है, लेकिन अगर मेरे पास वो कहते हैं ना कि कोई सुपर पावर आ जाए, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं पेरेंट्स की और बच्चों की ये जो बॉन्डिंग है ना आपस में, ये जो कह लो कि पेरेंट्स और बच्चों की जो फ्रेंडशिप एक खत्म हो गई है। हम बड़े हुए हैं, माँ पापा हमारे दोस्त थे, ठीक है, हम इस तरह बड़े हुए हैं, ठीक है। तो वी शेयर एवरीथिंग विद आवर पेरेंट्स, इवन टिल नाउ। आई एम मैरिड, मेरा एक बेटा है, ठीक है, मोहम्मद अब्दुल्ला फाइन। तो आई नो कि इट्स हाउ हार्ड इट इज टू बिकम अ पेरेंट, हाउ हार्ड इट इज टू बिकम अ फादर। तो ये चीज जो मुझे दिखती है ना कि आज पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ और बच्चों की अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। देखें, दोस्त बनाइए, जरूर बनाइए। मेरा पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपना दोस्त समझिए, उनसे सख्ती से ना पेश आए, बी अ फ्रेंड टू देम। दुनिया में सबसे ज्यादा लॉयल और अगर कोई बेस्ट फ्रेंड है बच्चों के लिए तो वो उनके पेरेंट्स हैं। और पेरेंट्स के लिए अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कोई लॉयल और उनके बेस्ट फ्रेंड है तो वो उनके बच्चे हैं। तो ये चीज मुझे दिख रही है बिल्कुल टूटती हुई, खत्म होती हुई, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये ही एक चीज है, अगर मैं कनेक्ट कर दूंगा पेरेंट्स को बच्चों के साथ, बच्चों के पेरेंट्स के साथ, तो मैं कहूंगा कि सुपर पावर का मैंने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया। ओके, सो अगर अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर आपको अलादीन का चिराग यानी आपको अलादीन का चिराग मिले तो आप उससे क्या 3 विशेष करेंगे? अच्छा, अगर मुझे अलादीन का चिराग मिल जाए, 3 विशेष, हाय हाय, सब सोचना पड़ेगा, कहना विशेष इतनी ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, पहली विश तो मेरी ये होगी, इनफैक्ट दैट्स नॉट अ विश, ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। देखें, अपने ना इर्द गिर्द देखें, आप सारे अपने इर्द गिर्द देखें, अपनी सोसाइटी में देखें, अपनी गली मोहल्ले में देखें, जहाँ पे भी आप रहते हैं। हमें ना मामा ने हमेशा एक बात सिखाई है यार कि अगर आप मुसलमान हैं, या छोड़े, अगर आप एक इंसान हैं,
और आपके सामने कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में है और आपकी वजह से उसकी मुश्किल और परेशानी हल हो जाएगी, तो आप उसकी फौरन से पहले मदद कीजिए। तो मेरी ये विश भी है कि हम सारे मुसलमान, हम सारे इंसान ऐसे हो जाएं कि अगर हमारे सामने कोई इंसान किसी मुश्किल में, देखें आजकल ना गुर्बत सबसे बड़ा मसला है, इन्फ्लेशन सबसे बड़ा मसला है, ठीक है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ कोई सामान वगैरह लेने, तो मैं बाहर देखता हूँ बाहर मजदूर है और उनकी एज, मेरे ख्याल से 70+ एज के भी मुझे लोग नजर आते हैं। कोई ना कोई मजबूरी है जिस वजह से वो आके बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग की आंखों के सामने, जिसे कहते हैं ना, देखिए जन्नत कमाने का तरीका आप लोगों की आंखों के सामने मौजूद है। अगर आप किसी से बात ही कर लेना, अगर आप किसी को सही तरीके से गाइड कर दें, उसकी आधी परेशानी हल हो जाती है। और अगर आप किसी को किसी फाइनेंशियल तरीके से किसी को हेल्प आउट कर दें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए भी फाइनेंशियल आउटकम्स इतने बनाया था कि आप सोच नहीं सकते। तो पहली विश मेरी ये है कि एक तो आप सबकी मदद करें और साथ ही इसको रिलेट कर दें कि आप लोग जो भी कमाते हैं, ये मैं आप लोगों को एक जिंदगी में, आप लोग चूंकि मेरी यूथ हैं, आप लोगों ने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। मेरा इस बात पे बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है। जो भी आप कमाते हो, आपकी सैलरी 10,000 है, आपकी सैलरी 1 लाख है, आपकी सैलरी 5 लाख है, आपकी सैलरी 10 लाख है, जितनी भी है, अगर आप अपनी सैलरी में से हर मंथ 10%, सिर्फ 10%, अभी शुरू में सिर्फ 10%, 10,000 कमा रहे हैं, 10% मतलब आपका 1,000 रुपया, 1 लाख कमा रहे हैं, 10% मतलब आपका 10,000 रुपया, ये निकाल के हर महीने साइड पे कर दें और देखिए आपके इर्द गिर्द कौन किसी मुश्किल में है, किसी परेशानी में, उसकी जाके इन पैसों से मदद कर दीजिए। आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला फाइनेंशियल आउटकम्स कहाँ कहाँ से खोल देगा आप सोच नहीं सकते। और आप जो है ना, जन्नत में अपना घर भी बना लेंगे, महल भी बना लेंगे और आपके लिए सानिया पैदा होंगी। पहली विश तो ये है। दूसरी विश मैंने आपसे कहा है कि मेरी विश है कि भाई, सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश है कि पेरेंट्स का और बच्चों का ये जो बॉन्ड खत्म होता जा रहा है ना, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो ये कनेक्टिविटी खत्म होती जा रही है, ये कनेक्टिविटी जोड़नी है। और तीसरी भाई मेरी एक ये है विश कि ये जो जितने भी बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशनल आपके स्पीकर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके एक्शंस जो है ना, वो आप लोग बहुत जल्दी कॉपी करते हो, ठीक है। आप लोग उनको, उनसे आप लोग ना इंस्पायर होते हो। मुझे याद है यार, जब मैंने मैट्रिक किया, मैंने एफएससी की, इवन मैंने बीबीए किया, तो मेरे टाइम पे कोई ये मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ट्रेनर मौजूद नहीं था, मतलब हमें किसी से ना मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे घर में सबसे बड़ी मोटिवेशन हमारे पेरेंट्स मौजूद हैं। आपके फादर जो है वो दिन रात ऑफिस जाते हैं या काम करते हैं, आपके लिए पैसे कमा के लेके आते हैं, आपकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आपकी मामा जो है वो घर में खाना बनाती हैं, चूल्हे में गर्मी में वो खाना बनाती है, सब कुछ करती है। तो इनसे बड़ा कोई आपके लिए ना मोटिवेशन कोई होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों के एक्शन जो है ना, वो हमारी यूथ को बिल्कुल इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आजकल देखा है जी, कुछ लोग सिगार पी रहे हैं, जस्ट फैशन के लिए सिगार पी रहे हैं, कुछ सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना, हमारी यूथ जो है ना, फौरन से पहले कॉपी करती है। तो आपके एक्शंस ऐसे हों जो कि बच्चों को ना एक सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाए, ठीक है। और ये कहना बंद कर दीजिए कि भाई डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है। भाई देखें, अगर डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो जो बाहर बेचारा मजदूर इतना जो मुश्किल से, इतनी परेशानी से काम कर रहा है, देखें स्किल, एक यहाँ पे मैं आपके चैनल से एक बात भी क्लियर करना चाहूंगा। हम लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया जी, स्किल जो है ना, स्किल जरूरी है, डिग्री जरूरी नहीं। अब आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल। हमारे घर जमादार आता है, उसके पास एक स्किल है, उसने कूड़ा उठाना है। हमारे घर के बाहर मजदूर हैं जो ईंटें उठाते हैं, उनके पास स्किल है, उन्होंने ईंटें उठानी है। हमारे सामने एक कारपेंटर है, उसके पास स्किल है जी, उसने लकड़ी काटनी है, तो स्किल उसके पास है। अब मसला ये है कि अगर मैं मजदूर की लाइफ देखूं, कारपेंटर की लाइफ देखूं, जमादार की लाइफ देखूं, तो स्किल उसके पास है लेकिन उसकी लाइफ बड़ी मुश्किल है। अब उसके बरक्स मैं एग्जांपल देता हूँ जी, कोई बैचलर्स है, कोई अपना मास्टर्स का बच्चा है जिसको नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, सही काम भी किया है, और लेट्स से 40,000 रुपए उसकी सैलरी, एग्जांपल देता हूँ, 40,000 उसकी सैलरी है, लेकिन वो किसी अच्छे से कैबिन में बैठा हुआ है, वहां पे एसी लगा हुआ है, ठंडा सा सुकून से ऐसे बैठ के काम कर रहा है। तो उसके पास डिग्री भी है, उसके पास स्किल भी है, और सोचो उसकी लाइफ कितनी आसान है। बेशक उसे 9 to 5 जॉब पे जाना है, लेकिन वो ईंटें तो नहीं उठा रहा, वो कूड़ा तो नहीं उठा रहा, वो लकड़ी तो नहीं काट रहा, वो एक आसानी से एसी के सामने बैठ के अपना काम कर रहा है। अब उसमें उसकी मेहनत है कि उसने कितना सीखना है और अपने आप को कितना कामयाब करना है।
तो डिग्री इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर। प्लीज बच्चों को ये गाइड मत कीजिए। अगर डिग्री रद्दी का कागज है तो फेसबुक का जो को फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, इवन यू टॉक अबाउट एलन मस्क, आपको लगता है कि वो फेसबुक में या टेस्ला में जो है कॉलेज ड्रॉप आउट्स को हायर करते हैं? एक्सेप्शनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, वो वंस इन अ मून होते हैं, ठीक है। क्या फेसबुक में जितने भी आपके लोग बैठे हुए हैं जो वहां पे एम्प्लॉय हैं या आपके लिंक्डइन में, गूगल में, क्या वो जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स बैठे हैं? अगर मार्क जुकरबर्ग आप कहते हो ना कॉलेज ड्रॉप आउट है, तो भाई वो हायर क्यों नहीं करता बगैर डिग्री के लोग? ट्रस्ट मी, फेसबुक में हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं, गूगल में हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद हैं। इवन आपकी गवर्नमेंट जब जॉब्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स आती है, तो वहां पता है क्या लिखा होता है? क्राइटेरिया CGPA मिनिमम टू अप्लाई शुड बी 3, ठीक है, 80% मार्क्स होने चाहिए। तो प्लीज ये मत कहें यूथ को कि भाई डिग्री की कोई वैल्यू नहीं। आप यूथ को कहें कि भाई डिग्री की वैल्यू तब है जब आपने जो इन्फॉर्मेशन वहां से ली है, जो आपने सीखा है, वो अगले बंदे को बता भी तो सको। तो ये 3 विशेष हैं, अगर पूरी हो जाए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ भाई, पाकिस्तान में हमारी यूथ जो है ना वो इतनी कामयाब हो जाएगी और हमारा मुल्क बिल्कुल सीधे ट्रैक पे चला जाएगा और फाइनेंशियल जितने भी ये मसले मसाइल हैं सारे के सारे हल हो जाएंगे। आई थिंक मुझे लग रहा है माज आप शायद चले गए। माज यू देयर? खैर मुझे लगता है कि शायद माज का वैसे है तो सही ऑनलाइन। खैर चलें, भाई आप लोग अगर कुछ भी सीखना चाहते हैं, पहले तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, मुझे अभी मैंने देखी है रेहान अल्लाह वाला साहब का जो है ना, मैंने शुरू में वीडियो चल रही थी तो मैं बड़ा लिटरली इतनी डिटेल में मैंने कभी इनकी वीडियो नहीं देखी। जो इनके इस करंगी कैंपस का जो कह लो कि टीजर चल रहा था, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ना आज फर्स्ट टाइम इंस्पायर हुआ उस चीज से। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे इंस्पायर नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। ठीक है, इससे बेहतर है कुछ आप एक ऐसा की फ्रेज या कीवर्ड अपने नाम के साथ लगा लें जो कि बाहर भी, जिसे कहते हैं ना, एक आपको वैल्यू ऐड कर सके। ठीक है, तो आज जब मैंने इनकी वीडियो देखी तो जो ये बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, AI के बारे में बता रहे हैं, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ये मुझे वाकई अच्छा लगा। ठीक है, मैंने इससे पहले कभी इंटरव्यूज मैंने बहुत दिए इनके साथ, लेकिन मैंने इतना डिटेल में ये टीजर वीडियो नहीं देखी और ये चीज मुझे बड़ा अच्छा भी एक लगा कि चलो यार एटलीस्ट देयर इज एनी ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों पर इस तरह काम करे। लेकिन एक बात अगेन कहूंगा, देखें पढ़ाई के साथ इसको लेके चले, ये मत कीजिएगा कि पढ़ाई छोड़ के आप इस डोमेन में चले गए। पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है, और आपने कुछ भी सीखना है तो प्लीज डोंट गो टू एनी मोटिवेशनल स्पीकर या किसी इन्फ्लुएंसर के पास मत जाइए। जस्ट गो टू योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कीजिए, आपके बाबा मामा जो भी हैं, दे आर योर फ्रेंड्स, उनसे बात कीजिए, वो फिर आपको गाइड भी करेंगे और वो आपको जिसे कहते हैं ना सही रास्ते पे भी लेके आएंगे। जी माज, मैंने कहा उतनी देर कुछ ना कुछ बच्चों को बता दिया जाए। Okay, so let's continue from where we left. कोई बात नहीं। अच्छा, कोई एनी अदर क्वेश्चन जो आपने कुछ पूछना है बताइए। ये तो इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को एक मैसेज दे दें, उससे उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आए और वो यानी वो जो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं तो वो यानी मिडिल क्लास यानी पॉवर्टी लाइन क्रॉस कर लें। अच्छा देखो बच्चों, एक बात याद रखिएगा, दुनिया, ये मैं आपको ना रियलिटी बताने वाला हूँ। रियलिटी मेरी आदत है कि मैं क्योंकि मैं उस फेज से गुजरा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ भी जो है ना प्लेट में रख के नहीं मिला। ठीक है, और शायद बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि उमर भाई किसी बहुत इलीट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उमर भाई AC में बैठे हैं, उमर भाई ने इतनी स्पेशलाइजेशंस कर ली। ठीक है बच्चों, मैं किसी हाई क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, आई रिमेम्बर जब माय फादर स्टार्टेड हिज प्रोफेशन, तो हम बड़े एक जैसे कहते हैं ना लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज की डेट में अगर मैं कहूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत करम किया है, मैं कह सकता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली।
ठीक है, लेकिन जो भी चाहिए होता है वो अब अल्लाह का शुक्र है वो हम ले सकते हैं, ठीक है, खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि भाई ये सब कुछ क्या मुझे किसी ने प्लेट में रख के दिया? नहीं, मेरी इसके पीछे भाई स्ट्रगल है, ट्रस्ट मी, मैंने इसके पीछे बहुत स्ट्रगल की है, मैं रातों को जागा हूँ, मैंने पढ़ा है। देखिए, खाली पढ़ लेना आपके काम नहीं आता, पढ़ के उसको दिमाग में रिटेन करके जब आपने मौके पर उस बात का जवाब देना है ना, वो चीज मैटर करती है। तो ये बात याद रखिए, दुनिया जो है ना वो आपको कामयाब होता नहीं देख सकती, ये फैक्ट है। दुनिया में आपके माँ बाप और फैमिली मेंबर्स छोड़ के बाकी हर बंदा आता है, आपके दोस्त भी आते हैं, ठीक है, आपके इर्द गिर्द के सारे लोग आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, सब आते हैं, सिर्फ आपके माँ बाप नहीं आते, क्योंकि माँ बाप आपकी दुनिया नहीं है, वो माँ बाप आपका सब कुछ है। तो दुनिया आपको कभी भी कामयाब होता नहीं दे सकती। अगर कामयाबी आपने हासिल करनी है, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, दैट इज ओनली यू हु कैन चेंज योरसेल्फ। भाई आप खुद जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे, आप चेंज नहीं कर सकेंगे। आई वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर जब मैं मैट्रिक में था, बिकॉज माई फादर इज अ डॉक्टर, तो मुझे लगा अच्छा मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद माई मदर, माई मामू, वो मुझे लेके गए बाहर, मुझे नजर आया 3-4 प्रोफेशंस मैंने देखे, तो मैंने कहा नहीं यार, इस प्रोफेशन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने एफएससी प्री मेडिकल की, मेरा एडमिशन हो गया गवर्नमेंट के आपके मेडिकल कॉलेज में, मैं वहाँ पे नहीं गया, मैं वहाँ से स्विच कर गया, मेरा बीबीए की तरफ ध्यान आ गया। उसके बाद से लेके ना मैंने सारी मेहनत जो है ना इसी चीज में की कि यार मुझे इस डिग्री से ना वैल्यू जनरेट करनी है, कि मुझे कल को जो है ना किसी ऐसी नौकरी पे नहीं जाना कि जहाँ पे यार मैं धक्के खा रहा हूँ, सेल्स कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ये जो नौकरी मैं आज कर रहा हूँ, ये मैंने इसके लिए प्लान किया था, अल्लाह ताला ने अता किया है, नबी पाक के सदके अता किया है, लेकिन पीछे मैंने मेहनत बहुत ज्यादा की है, मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो याद रखिए कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हाना ताला। इसको इस्तेमाल कीजिए, इसको यूटिलाइज कीजिए, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट कीजिए। और अब आप में से अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहते हैं, ठीक है, जो हमारे बिगिनर्स हैं, ठीक है, मैं आपको एक फ्री में एक कह लें कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूँ जहाँ से आपको फायदा हो जाएगा। गूगल पे जाइए, लिखिए फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है जी। यहाँ पे गूगल डिजिटल गैराज एक वेबसाइट आ जाएगी या स्किल शॉप वेबसाइट आ जाएगी, वहां पे जाके फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, इसकी एक स्पेशलाइजेशन पढ़िए। बेसिक ये है बिगिनर्स लेवल के लिए। इसमें ना वीडियोस हैं, कार्टून वीडियोस हैं, जैसे आप मूवीज देखते हो, ठीक है, ये वीडियोस हैं, ये देखिए, फिर इसमें से एमसीक्यूज दीजिए। एक तो आपको समझ आ जाएगी कि भाई डिजिटल मार्केटिंग क्या है, क्योंकि आई सजेस्ट कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ मस्ट। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, कुछ भी हैं, आपको डिजिटल मार्केटिंग का पता होना चाहिए। ये कर लीजिए। इसके बाद आप जो है ना अपना फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को सिर्फ आप स्क्रोलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर एक्चुअली में आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, मुझे तो इनको जो है ना यहाँ से डॉलर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करना है, मुझे जो है ना इस तरह का कंटेंट बनाना है जो किसी को फायदा दे। देखिए, अगर आपका कंटेंट किसी को फायदा दे और साथ में आपको डॉलर्स दे, तो ये तो खुशी की बात है ना। अगर आपने ऐसा कोई कंटेंट बनाया है भाई जो किसी की जिंदगी बेहतर कर रहा है, हो सकता है वो किसी को मोटिवेशन दे रहा है, हो सकता है वो किसी के लिए नई राहें खोल रहे हैं, और साथ ही में अगर आपको वहाँ पे उसके ऊपर डॉलर भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो इससे ज्यादा बेहतर और भी काम हो नहीं सकता। सदका जारिया भी हो गया, साथ में आपको पैसे भी आ गए, एक एप्रिसिएशन हो गया ना, मॉनेटरी एप्रिसिएशन। तो बस याद रखिएगा कि अपने पेरेंट्स से जुड़िए। प्लीज गो एंड डिस्कस एनीथिंग विद योर पेरेंट्स। कुछ भी डिस्कस करना है तो माँ बाप से डिस्कस करो, ठीक है। योर मदर एंड फादर आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। और प्लीज किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत किया करें, लोगों को फॉलो मत किया करें, ब्लाइंडली फॉलो मत किया करें। मुझे, अगर आपने किसी ने मुझे फॉलो करना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये फॉलो ना करें कि उमर भाई कितने पैसे कमा रहे हैं, नहीं, इसको फॉलो ना कीजिए। ये फॉलो कीजिए उमर भाई की क्वालिफिकेशन कितनी है, उमर भाई पढ़े कितना है, उमर भाई आज भी पढ़ रहे हैं। कोशिश कीजिए कि मैंने भी उमर भाई की तरह इस सेंस में बनना है कि मैंने, अगर उन्होंने 677 किए तो भाई मैंने 700 स्पेशलाइजेशन करनी है, मैंने 800 स्पेशलाइजेशन करनी है। उमर भाई ने एमबीए किया है मार्केटिंग में, मैंने भी एमबीए मार्केटिंग में करना है विद अ फुल जीपीए, विद अ फुल स्कॉलरशिप। अच्छी चीजों को, अच्छे ट्रेड्स को जब आप फॉलो करेंगे, आप कामयाब होंगे, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, आपका मुल्क खुश होगा। और पाकिस्तान को पूरा भला मत कहा करें, पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, यकीन जाने, जो मिलता है आपको पाकिस्तान की वजह से मिलता है।
ओके, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे शो में आए और अपने कीमती वक़्त दिया। थैंक यू सो मच मौज, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और वंस अगेन मौज टिकटॉक वाला, तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि मौज आने वाले टाइम में जो है ना, टिकटॉक पे बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाएँगे, ठीक है? और फिर एक दिन जो है ना, अच्छा एक दिन आज मैं यहाँ पे इस इंटरव्यू में मैं एक बात कह रहा हूँ। एक काम करते हैं कि 10 साल, आज है 2024, हम एक काम करते हैं 2034 में, ठीक है? अल्लाह ताला ने अगर मुझे याद रखा तो, ठीक है? क्योंकि कोई पता नहीं कब किस वक़्त इंसान की ज़िंदगी खत्म हो जाए। तो 10 साल के बाद भाई मैं जो हूँ ना, स्क्रीन के इस तरफ होऊँगा, मौज़ होंगे स्क्रीन के इस तरफ। मौज़ होंगे हमारे चीफ गेस्ट और मैं मौज़ का इंटरव्यू ले रहा हूँगा कि मौज़ ने 10 साल के अंदर जो है क्या अचीव किया, ठीक है? और वैल्यू क्या इन्होंने जनरेट की और गिविंग बैक टू सोसाइटी क्या करेंगे? ठीक है? मार्च पे 2034 में ना मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। ये आपके लिए एक टास्क है। ये मैंने आपको एक लाइव सेशन में ना टास्क दिया है कि 10 साल में आपने अपने आप को इतना काबिल बनाना है, लोगों के लिए हेल्पफुल बनाना है, अपने माँ-पापा को प्राउड फ़ील कराना है, पाकिस्तान को प्राउड फ़ील कराना है। और 10 साल बाद मैं लिटरली स्क्रीन के इस तरफ आऊँगा और मैं आपसे सवाल पूछूँगा। जो सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे ना, ये सारे सवाल मैं आपसे पूछूँगा। ठीक है? चैलेंज आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर ये वाला? यस सर। चलो डन हो गया। खुश रहो, हमेशा खुश रहो, अच्छे काम करते रहो और पाकिस्तान ज़िंदाबाद। सो व्यूअर्स, आज का हम अपना इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। सो दिस इज़ मौज टिकटॉक वाला साइनिंग ऑफ।